पुलिस महानिदेशक और महानिरीक्षकों के 3 दिवसीय सम्मेलन का आज अंतिम दिन। सम्मेलन में साइबर क्राइम, ड्रग्स के खिलाफ जंग, आतंकवाद से निपटने की चुनौतियों समेत कई मुद्दों पर चर्चा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भाजपा प्रदेश कार्य समिति की बैठक जारी। बैठक में आगामी लोकसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, प्रधानमंत्री ने G20 के साथ प्रत्येक भारतीय को जोड़ने का किया काम। गुजरात की राजधानी गांधीनगर में बिजनेस 20 की स्थापना बैठक जारी। G20 देशों के 150 से ज्यादा प्रतिनिधि ले रहे हैं हिस्सा। बैठक में नीतिगत सिफारिशें की जा रही हैं तैयार। क्रिस हिपकिंस होंगे न्यूजीलैंड के अगले प्रधानमंत्री। न्यूजीलैंड की सत्तारूढ़ लेबर पार्टी ने की क्रिस हिपकिंस की नियुक्ति की पुष्टि। जेसिंडा आर्डन के अचानक इस्तीफा देने के बाद हिपकिंस बनेंगे देश के प्रधानमंत्री। ओडिशा में चल रहे हॉकी विश्व कप के क्रॉस ओवर मुकाबले में आज भारत की न्यूजीलैंड से होगी भिड़ंत। पूल डी में दूसरे स्थान पर काबिज भारत के लिए मुकाबले में करो या मरो की स्थिति। क्वार्टर फाइनल में पहुंचने के लिए भारत को जीतना होगा मैच। ऑस्ट्रेलियन ओपन में शीर्ष खिलाड़ियों के हारने का सिलसिला जारी। महिला एकल में विश्व की नंबर 1 इगा स्वांतेक हारकर हुई बाहर। एलेना रायबाकिना ने दी शिकस्त। 7वीं वरीयता प्राप्त कोको गॉफ को हराकर ओस्टापेंको पहुंची क्वार्टर फाइनल में। वहीं महिला युगल में सानिया मिर्जा की चुनौती हुई समाप्त। नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रमा त्यागी। लेंगे समाचार विस्तार से। नई दिल्ली में चल रहे पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों के अखिल भारतीय सम्मेलन का आज समापन होगा। 3 दिवसीय ये सम्मेलन शुक्रवार से शुरू हुआ था। सम्मेलन में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस बलों के डीजीपी और आईजीपी के अलावा केंद्रीय पुलिस बलों और अन्य खुफिया एवं सुरक्षा एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारी भी हिस्सा ले रहे हैं। बैठक में आतंकवाद, वामपंथी उग्रवाद, साइबर सुरक्षा, ड्रोन के खतरों और मादक पदार्थों की तस्करी जैसे कई विषयों पर चर्चा हो रही है। प्रत्येक विषय पर राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा अपनाए गए सर्वश्रेष्ठ तरीकों को सम्मेलन में दर्शाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के 21 सबसे बड़े अनाम द्वीपों के नामकरण कार्यक्रम में शामिल होंगे। आजादी के अमृतकाल में परमवीर चक्र से सम्मानित वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि स्वरूप इन द्वीपों का नामकरण परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर किया गया है। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप पर बनने वाले नेताजी को समर्पित राष्ट्रीय स्मारक के मॉडल का भी अनावरण करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल भुगतान की सराहना करते हुए इसे लोगों के जीवन में आसान और सुगम बताया। एक नागरिक के ट्वीट पर अपनी राय व्यक्त करते हुए पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए कहा कि डिजिटल भुगतान से अनगिनत लोगों का जीवन आसान और सहज हुआ है। इस पर आपको कई रोचक किस्से सुनने को मिल जाएंगे। इसी तरह भारत में डिजिटल भुगतान को अपनाने पर एक प्रवासी भारतीय के ट्वीट पर अपनी राय व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री ने ट्वीट करते हुए कहा कि पूरे भारत में ये एक आम नजारा है। हमारे देशवासियों ने तकनीक और नवाचार को अपनाने में उल्लेखनीय निपुणता दिखाई है। लखनऊ में आज भाजपा प्रदेश कार्य समिति की बैठक हो रही है। 1 दिवसीय बैठक में 700 से अधिक कार्यकर्ता और पदाधिकारी भाग ले रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्य समिति की बैठक का उद्घाटन किया। बैठक में आगामी लोकसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा करने के साथ पार्टी के कई कार्यक्रमों पर भी चर्चा शामिल है। बैठक में विकास कार्यों के साथ सुरक्षा व्यवस्था पर भी चर्चा की जा रही है।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि गुजरात में भाजपा की ऐतिहासिक जीत नए उमंग और उत्साह को प्रेरित करती है। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक विजय अब तक के रिकॉर्डतम मतों के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार का गठन गुजरात के अंदर 7वीं बार होना, यह अपने आप में एक नए उत्साह और उमंग की ओर हम सबको प्रेरित करता है। विजेता के रूप में अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करते हुए कैसे कार्य किया जाना चाहिए, यह उत्साह और उमंग एक बार फिर से हम सबके सामने है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि लखनऊ, वाराणसी, आगरा और गौतम बुद्ध नगर में G20 के 11 समिट होंगे। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने G20 के साथ प्रत्येक भारतीय को जोड़ने का कार्य किया है। हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने G20 के इस आयोजन के साथ प्रत्येक भारतवासी को भी जोड़ने का कार्य किया है। उत्तर प्रदेश के 4 शहर लखनऊ, वाराणसी, आगरा और गौतम बुद्ध नगर, ये 4 जनपदों में G20 से संबंधित 11 समिट होने हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में G20 इस दौरान दुनिया के अंदर वैश्विक समृद्धि, लोक कल्याण और मानवता के कल्याण के मार्ग को प्रशस्त करने जा रही है और भारत को यह अवसर प्राप्त हुआ है। जम्मू कश्मीर में हुए बम धमाकों के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में सुरक्षा स्थिति को लेकर उच्च अधिकारियों के साथ एक विशेष बैठक हुई। इस बैठक में उपायुक्त और एसएसपी शामिल हुए। आज गुजरात के गांधीनगर में बिजनेस 20 की स्थापना बैठक हो रही है। बिजनेस 20 G20 समूह के अंतर्गत निर्धारित कार्यक्रम का हिस्सा है। इस बैठक में G20 देशों के 150 से ज्यादा प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। बिजनेस 20 की इस बैठक में नीतिगत सिफारिशें तैयार की जाएंगी, जिन्हें G20 को सौंपा जाएगा। गुजरात में होने वाली G20 से जुड़े 15 आयोजनों में यह बैठक पहला आयोजन है। कल बैठक का औपचारिक उद्घाटन होगा। इस मौके पर कुछ केंद्रीय मंत्री भी उपस्थित रहेंगे। एमवी गंगा विलास रिवर क्रूज ने आज पश्चिम बंगाल के फरक्का टर्मिनल से अपनी आगे की यात्रा शुरू की। इस दौरान क्रूज ने फरक्का नेविगेशन लॉक को भी पार किया, जो इस यात्रा के दौरान सैलानियों के लिए एक रोमांचक क्षण रहा। देखिए हमारे संवाददाता चंद्रशेखर की यह खास रिपोर्ट। एमवी गंगा विलास रिवर क्रूज की यात्रा जो है वो फरक्का से अब शुरू हुई है। फरक्का टर्मिनल इसके जस्ट पीछे है और अभी हम फरक्का नेविगेशन लॉक के खड़े हुए हैं और ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा पड़ाव है इस एमवी गंगा विलास का, क्योंकि यहाँ पर पहले एक लॉक गेट खोला जाता है और एमवी गंगा विलास जो है वो यहाँ पर आ चुका है और उसके बाद यहाँ पर एक प्रोसेस होता है 1 घंटे का। इसमें पानी का जो लेवल है नदी के लेवल से 5 से 6 फुट ऊपर है और जब ये पानी धीरे धीरे दूसरा लॉक गेट खोलने के बाद जब इसको छोड़ा जाता है तो उसके बाद पानी का लेवल जो है वो जो नदी है उसके लेवल पर आ जाता है और उसके बाद स्मूथली ये जो एमवी गंगा विलास है ये यहाँ से अब आगे की ओर निकल चला है और इसके बाद ये जो लॉक गेट है इसको बंद कर दिया जाता है। तो ये एक स्मूथ फंक्शनिंग है और एमवी गंगा विलास को निश्चित अपनी जो इसकी डिब्रूगढ़ की यात्रा है उस दौरान ये एक इंटरेस्टिंग पड़ाव यहाँ पर आया है और हम लगातार इसके जितने भी महत्वपूर्ण पड़ाव हैं और उसमें जो भी इंटरेस्टिंग पहलू हैं वो हम लगातार आप तक पहुँचा रहे हैं। उसी कड़ी में फरक्का जो नेविगेशन लॉक है ये एक इंटरेस्टिंग पड़ाव रहा और इस यात्रा को सुगम बनाने के लिए भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण लगातार प्रयास कर रहा है और ये भी उसका एक पहलू माना जा सकता है। यहाँ से अब ये यात्रा जो है एमवी गंगा विलास रिवर क्रूज की ये मुर्शिदाबाद के लिए निकल चुकी है और आज ये जो क्रूज है ये मुर्शिदाबाद में रुकेगा। अपने सहयोगी राहुल चोपड़ा के साथ चंद्रशेखर, डीडी न्यूज़, फरक्का बैराज। 23 जनवरी को फुल ड्रेस रिहर्सल और गणतंत्र दिवस पर होने वाली परेड को लेकर दिल्ली पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। पुलिस के अनुसार दिल्ली वासियों और दिल्ली में बाहर से आ रहे लोगों को एडवाइजरी के अनुसार ही अपना प्लान बनाना चाहिए ताकि उन्हें परेशानी न उठानी पड़े। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस परेड और 23 जनवरी को फुल ड्रेस रिहर्सल के लिए दिल्ली पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है।
यातायात पुलिस ने नागरिकों को इसके अनुसार अपनी यात्रा की योजना बनाने के लिए कहा है। हालांकि मेट्रो सेवाएं चलती रहेंगी, लेकिन परेड और रिहर्सल के दौरान कुछ स्टेशन बंद रहेंगे। 22 जनवरी को रात 11 बजे से परेड खत्म होने तक रफी मार्ग, जनपथ और मानसिंह रोड से कर्तव्य पथ पर कोई क्रॉस ट्रैफिक नहीं होगा। सी हेक्सागोन इंडिया गेट 23 जनवरी को सुबह 9:15 बजे से परेड समाप्त होने तक यातायात के लिए बंद रहेगा। 23 जनवरी को सुबह 10 बजे से तिलक मार्ग और सुभाष मार्ग से दोनों तरफ यातायात बंद रहेगा। 25 जनवरी की रात 10 बजे से 26 जनवरी को परेड समाप्त होने तक सभी भारी व्यावसायिक वाहनों के दिल्ली में प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा। मेट्रो सेवाएं चलती रहेंगी, लेकिन परेड और फुल ड्रेस रिहर्सल के दौरान कुछ स्टेशन बंद रहेंगे। 23 और 26 जनवरी को केंद्रीय सचिवालय और उद्योग भवन स्टेशनों पर सुबह 5 बजे से दोपहर 12 बजे तक प्रवेश और निकास बंद रहेगा। हमेशा की तरह परेड विजय चौक से शुरू होगी। कर्तव्य पथ इंडिया गेट सी हेक्सागोन से होते हुए नेशनल स्टेडियम तक जाएगी। दूसरी ओर झांकियां हमेशा की तरह तिलक मार्ग से लाल किले तक जाएंगी। उत्तर दिल्ली से दक्षिणी और पूर्वी दिल्ली से पश्चिमी दिल्ली के लिए आप इन मार्गों का प्रयोग कर सकते हैं। उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर दिल्ली जाने के लिए रिंग रोड, आश्रम चौक, सराय काले खां, आईपी फ्लाईओवर, राजघाट मार्ग का प्रयोग कर सकते हैं। वहीं पूर्वी दिल्ली से पश्चिमी और पश्चिमी दिल्ली से पूर्वी दिल्ली के लिए रिंग रोड, भैरव रोड, मथुरा रोड, लोधी रोड, अरविंदो मार्ग, एम्स चौक, धौला कुआं और वंदे मातरम मार्ग का प्रयोग कर सकते हैं। 25 जनवरी की रात से ही दिल्ली के सभी बॉर्डर सील रहेंगे और भारी व्यावसायिक वाहनों का दिल्ली में प्रवेश पूरी तरह से बंद रहेगा। कुछ स्टेशनों को छोड़कर मेट्रो की सुविधा उपलब्ध रहेगी। रेलवे स्टेशनों, एयरपोर्ट और अस्पतालों तक जाने में किसी भी तरह का प्रतिबंध नहीं रहेगा। अगर आप 23 और 26 जनवरी को घर से निकल रहे हैं तो बेहतर है आप उस दिन के रूट डायवर्जन को देख लें, ताकि आपको परेशानी ना उठानी पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और बुलेटिन में अब लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। परीक्षा यानी रिजल्ट, एडमिशन, करियर और सक्सेस का प्रेशर। इस स्ट्रेस को मैनेज करने क्यों ना ले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मोटिवेशन। अगर आपको फोकस करना है तो पहले डी फोकस होना सीख लीजिए। सिर्फ परीक्षा के अंक ही जिंदगी नहीं है। हर साल की तरह इस साल भी प्रधानमंत्री जी करेंगे विद्यार्थियों से सीधा संवाद और बढ़ाएंगे एग्जाम वॉरियर्स का हौसला। परीक्षा पे चर्चा 2023 देखिए डीडी न्यूज और सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर 27 जनवरी सुबह 11 बजे से। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। न्यूजीलैंड की लेबर पार्टी ने संसद में केंद्रीय शिक्षा, पुलिस और लोक सेवा मंत्री क्रिस हिपकिंस को अपना नया नेता चुनते हुए देश का अगला प्रधानमंत्री घोषित किया। 44 वर्षीय हिपकिंस देश के 41वें प्रधानमंत्री होंगे। वे जेसिंडा अर्डन का स्थान लेंगे। केल्स्टन से सांसद एवं कैबिनेट मंत्री कार्मेल सेबुलोनी को उप प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। करीब 5.5 साल तक न्यूजीलैंड के शीर्ष पद पर रही अर्डन ने गुरुवार को ये घोषणा कर 50 लाख की आबादी वाले अपने देश को चौंका दिया था कि वे प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे रही हैं। हिपकिंस 8 महीने से कम समय तक प्रधानमंत्री का पद संभालेंगे। उसके बाद देश में आम चुनाव होगा। चुनाव पूर्व सर्वेक्षणों में लेबर पार्टी की स्थिति मुख्य प्रतिद्वंदी नेशनल पार्टी से
बेहतर है। अर्डन मात्र 37 साल की उम्र में न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री बनी थी। अर्डन की न्यूजीलैंड में हुई गोलीबारी की अब तक की सबसे भयंकर वारदात और कोरोना महामारी से निपटने के लिए दुनिया भर में प्रशंसा की गई। माना जाता है कि वह देश में काफी राजनीतिक दबाव का सामना कर रही थी। अर्डन ने नम आंखों के साथ गुरुवार को पत्रकारों से कहा था कि 7 फरवरी का दिन बतौर प्रधानमंत्री उनका आखिरी दिन होगा। न्यूजीलैंड में अगला आम चुनाव 14 अक्टूबर को होगा। वे तब तक सांसद के रूप में काम करती रहेंगी। ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लुला डी सिल्वा ने सेना प्रमुख जूलियो सीजर डी को पद से बर्खास्त कर दिया है। राष्ट्रपति लुला डी सिल्वा ने उनकी जगह जनरल टॉमस मिगुएल रिबेरो पाइवा को सेना प्रमुख का दायित्व सौंपा है। वो दक्षिण पूर्व सैन्य कमान के प्रमुख थे। राष्ट्रपति लुला डी सिल्वा ने सेना प्रमुख अरुडा पर प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने में विफल रहने का आरोप लगाया है। ब्राजील में हाल ही में पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो के समर्थकों द्वारा सरकारी भवनों पर धावा बोलने और सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट करने के बाद सैन्य प्रशासन पर कई आरोप लगे हैं। राष्ट्रपति लुला डी सिल्वा ने कहा कि निश्चित रूप से सेना में ऐसे लोग थे जिन्होंने दंगे होने दिए। राष्ट्रपति ने कहा कि तख्ता पलट के प्रयास में शामिल सभी सैनिकों को दंडित किया जाएगा, चाहे कोई भी पद हो। वेनेजुएला की पूर्व गृह मंत्री मिगुएल रोड्रिगेज टोरेस लगभग 5 साल के बाद जेल से रिहा हो गए हैं। मिगुएल रोड्रिगेज को वर्ष 2018 में गिरफ्तार किया गया था। मिगुएल रोड्रिगेज पर सैन्य बलों पर हमला करने की साजिश में शामिल होने का आरोप था। रोड्रिगेज टोरेस गिरफ्तारी के विरोध में भूख हड़ताल पर चले गए थे। मानवाधिकार संगठनों ने मिगुएल रोड्रिगेज को जेल में प्रताड़ित करने का विरोध किया था। फ्रांस में पेंशन में सुधारों की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी है। फ्रांसीसी यूनियनों ने सेवानिवृत्ति की उम्र को बढ़ाने की योजना के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन के दौरान कई संगठनों ने सार्वजनिक हड़ताल का ऐलान करते हुए कई सरकारी सेवाओं को बाधित किया। प्रदर्शन के चलते सार्वजनिक परिवहन सेवा बुरी तरह से प्रभावित हुई। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि सरकार ने रिटायरमेंट की आधिकारिक उम्र को 62 से बढ़ाकर 64 करने का प्रस्ताव पेश किया है, जो पूर्ण पेंशन के लिए जरूरी न्यूनतम सेवा काल की अवधि को बढ़ा देगा। और अब लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। परीक्षा यानी रिजल्ट, एडमिशन, करियर और सक्सेस का प्रेशर। इस स्ट्रेस को मैनेज करने क्यों ना ले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मोटिवेशन। अगर आपको फोकस करना है तो पहले डी फोकस होना सीख लीजिए। सिर्फ परीक्षा के अंक ही जिंदगी नहीं है। हर साल की तरह इस साल भी प्रधानमंत्री जी करेंगे विद्यार्थियों से सीधा संवाद और बढ़ाएंगे एग्जाम वॉरियर्स का हौसला। परीक्षा पे चर्चा 2023 देखिए डीडी न्यूज और सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर 27 जनवरी सुबह 11 बजे से। ओडिशा में खेले जा रहे पुरुष हॉकी विश्व कप में आज भुवनेश्वर में क्रॉस ओवर मुकाबले में भारत का सामना न्यूजीलैंड से होगा। भारतीय टीम ने ग्रुप डी में जहां दूसरा स्थान हासिल किया और स्पेन और वेल्स के खिलाफ शानदार जीत दर्ज की, वहीं न्यूजीलैंड की टीम को अभी तक इस विश्व कप में सिर्फ चिली के खिलाफ ही जीत मिली है। दोनों टीमों के लिए वैसे ये मुकाबला करो या मरो का है, क्योंकि यहां जो भी जीत दर्ज करेगा वो क्वार्टर फाइनल में पहुंचेगा। स्पेन और वेल्स को हराने के बाद भारतीय हॉकी टीम ग्रुप डी में दूसरे नंबर पर है और अब टीम के सामने क्वार्टर फाइनल में जाने की चुनौती है। हरमनप्रीत की सेना फिलहाल जिस फॉर्म में है उसे देखते हुए कीवी टीम से पार पाना मुश्किल भरा नहीं दिखता, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस की डोज हमेशा घातक होती है और शायद इस बात से भारतीय रणबांकुरे खुद को बिल्कुल भी दूर नहीं रखना चाहेंगे। टीम की बात करें तो स्पेन और इंग्लैंड के खिलाफ शानदार प्रदर्शन करने वाले हार्दिक सिंह चोट के चलते न्यूजीलैंड मैच में सामने नहीं होंगे। ऐसे में ये बात जरूर टीम इंडिया के लिए एक बड़ा झटका होगी, लेकिन इससे हटकर अगर खेल की बात करें तो एक बार फिर से टीम को पेनल्टी कॉर्नर पर जबरदस्त रूप से मेहनत करनी होगी, क्योंकि अगर पहले 2 मुकाबलों को उठाकर देखा जाए तो भारतीय टीम को कुल 9 पेनल्टी कॉर्नर मिले थे, जहां टीम सिर्फ एक को ही गोल में बदल पाई। इसके साथ ही फिनिशिंग पर भी टीम को ध्यान देना होगा, क्योंकि आसानी से भारतीय टीम भी गेंद को गोल पोस्ट में पहुंचाने में सफल नहीं हो रही।
लेकिन इसके साथ ही अच्छी तस्वीर ये है कि टीम का डिफेंस बेहद सॉलिड दिख रहा है, जहां विरोधी टीम को गोल करने के मौके तक ढूंढने के लिए तरसना पड़ रहा है। भारतीय टीम के पास आकाशदीप सिंह और अमित रोहिदास और खुद कप्तान हरमनप्रीत हैं और इनकी तिकड़ी अपने दिन पर किसी भी विपक्षी टीम पर भारी पड़ने के लिए काफी है। उधर न्यूजीलैंड की बात करें तो इस टीम की विश्व रैंकिंग 9वीं है। टीम 4 बार विश्व कप में 7वें स्थान पर रही है। न्यूजीलैंड ने विश्व कप में अपना अभियान जीत के साथ शुरू किया था और चिली को पहले मैच में 3-1 से हराया था, लेकिन इसके बाद इस टीम को नीदरलैंड्स के खिलाफ 4-0 से हार मिली, जबकि मलेशिया के खिलाफ 3-2 से शिकस्त का मुंह देखना पड़ा। आंकड़ों की बात करें तो न्यूजीलैंड और भारत के बीच अब तक 44 मुकाबले हुए हैं, जिसमें 24 में भारत ने जीत दर्ज की है, जबकि 15 मुकाबले न्यूजीलैंड ने जीते हैं, वहीं 5 मुकाबले टाई रहे हैं। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि ये एक ऐसी जंग रहेगी जहां दोनों ओर दबाव का खेल हावी दिखेगा और इसी बात पर सही कंट्रोल क्वार्टर फाइनल में एंट्री का डोर ओपन करेगा। ओडिशा से मुकेश शुक्ला की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। हॉकी विश्व कप के क्रॉसओवर मैच में भारत का मुकाबला न्यूजीलैंड के साथ होगा। करो या मरो के इस मुकाबले में भारत को हर हाल में जीत दर्ज करनी होगी, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है पेनल्टी कॉर्नर को गोल में तब्दील न कर पाने की। अगर ये समस्या इस मैच में भी बनी रही तो भारत का अभियान समाप्त भी हो सकता है। इस मुकाबले पर क्या कुछ कहना है भारत के पूर्व कप्तान और हॉकी इंडिया के अध्यक्ष दिलीप चिरकी का, आइए सुनते हैं। उनसे बात की हमारे संवाददाता मुकेश शुक्ला ने। उड़ीसा के भुवनेश्वर में इस समय हॉकी का जो माहौल है वो बना हुआ है और भारत अगला क्रॉसओवर में न्यूजीलैंड के साथ खेलेगा। उस पर बातचीत करेंगे फॉर्मर इंडिया हॉकी के कप्तान रह चुके दिलीप चिरकी साहब से, जो इस समय हॉकी इंडिया के प्रेसिडेंट भी हैं। किस तरह से देखते हैं अभी तक इस माहौल को? इतना अच्छा आप लोगों ने यहाँ पर तैयारी किया, राउरकेला नया दिया उड़ीसा को और वहाँ पर जैम पैक, यहाँ पर जैम पैक, कैसे देखते हैं इस पूरे के पूरे हॉकी को अभी तक? 2023 का हॉकी अब तक का सफ़र बहुत अच्छा रहा है। गवर्नमेंट और हॉकी इंडिया का कमिटमेंट था कि 2023 वर्ल्ड कप खिलाड़ियों के लिए, हॉकी फैंस के लिए यादगार बनकर रहे। और मेरे ख्याल से जिस तरीके से ओपनिंग सेरेमनी रहा, वर्ल्ड कप हिस्ट्री में ऐसा ओपनिंग सेरेमनी कभी नहीं हुआ होगा। गवर्नमेंट ने, हमारे स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ने, मुख्यमंत्री जी ने मेरे खिलाड़ियों के लिए, दर्शक के लिए, जो स्पोर्ट्स फैन उनके लिए किसी किस्म की कमी ना रहे, यादगार के बना रहे इस वर्ल्ड कप, उस हिसाब से काम किया गया है। बीइंग अ फॉर्मर इंडियन कैप्टन देखें, आज एफआईएच हॉकी इंडिया के प्रेसिडेंट के तौर पर देखें तो कितना हॉकी में आप बदलाव देख रहे हैं? और अगर भारत को अपना क्रॉसओवर न्यूजीलैंड से खेलना है तो अब तक के जो रिजल्ट्स आपने देखे हैं उसमें आपके हिसाब से क्या उनको सलाह होगी? क्या आपको लगता है कि ये एरिया है जहां पर वो वर्कआउट कर सकते हैं? अब तक टीम इंडिया की परफॉर्मेंस हमने जो देखी, जो एक्चुअली परफॉर्मेंस जो टीम इंडिया को होनी चाहिए वो दिखा नहीं है, जिसमें मेरा कॉन्फिडेंस है, मेरा नहीं आप लोगों को सबका कॉन्फिडेंस है। जो टीम का स्टैंड हम मानते हैं ड्रैग फ्लिक, जो हरमनप्रीत चलानी, ड्रैग फ्लिक चलानी तो टीम चलेगा नहीं। तो इसलिए हमें उसके ऊपर ध्यान देना होगा फ्यूचर में। न्यूजीलैंड के साथ अब इफ एंड बट का कोई चांस नहीं रहेगा, यहाँ से अगर हारे तो बाहर का रास्ता तय हो जाएगा। एज आप उनको अभी क्या समझ रहे हैं? न्यूजीलैंड के साथ नॉकआउट मैच है जो कि प्री क्वार्टर फाइनल, सब समझते हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट है टीम इंडिया के लिए, देश के लिए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ड्रैग फ्लिकर को हमें रिकवरी करके प्रिपेयर होना ही होगा, क्योंकि मेन डिपेंड करता है उनके ऊपर। आज के वर्ल्ड हॉकी, मॉडर्न हॉकी शॉर्ट कॉर्नर के ऊपर निर्भर है। जिस टीम के पास वर्ल्ड क्लास फ्लिकर हैं, जिस टीम के पास प्लेंटी कॉर्नर के जरिए बेटर परसेंटेज निकल रहा है, गोल स्कोरिंग निकल रहा है, वही टीम चैंपियन हो रहा है। जिस तरह से बेल्जियम लास्ट बार की डिफेंडिंग चैंपियन भी रही, तो अभी भी उम्मीद काफी सारी ऊपर के जो 3 टाइम चैंपियंस हैं, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड, इनके लिए भी टसल बना हुआ है। तो आप कह नहीं सकते, देखिए इस लीग मैच में और जिस तरह की परफॉर्मेंस हम देख रहे हैं, हम कह नहीं सकते कौन सा टीम चैंपियन हो जाएगा।
सभी भी गेम फंसा पड़ा है वापस में, तो इक्वल टीम समझ रहे हैं हम, देखने में इक्वल टीम लग रहे हैं ऐसा। लेकिन बात वही है, गेम के दौरान जिसको अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, जो एवल कर रहे हैं, जो स्कोर कर रहे हैं, वही फाइनली मैच को जीत पाएगा। हॉकी लेजेंड दिलीप त्रिकी जो बता रहे थे कि अभी मौका खत्म नहीं हुआ है भारत के लिए, न्यूजीलैंड के खिलाफ आखिरी जंग है, बट इससे ही उनको आगे की राह तय करनी है। उम्मीद करेंगे कि क्रॉसओवर मैच में वो जीत दर्ज करके अपने आगे के सफर को जारी रखे। कैमरा स्मृति रंजन के साथ मैं मुकेश शुक्ला, डीडी न्यूज भुवनेश्वर, कलिंगा स्टेडियम। ऑस्ट्रेलियन ओपन में बड़ा उलटफेर देखने को मिला। महिला एकल के चौथे दौर में विश्व की नंबर 1 महिला खिलाड़ी इगा श्वांतेक को चौथे दौर में हार का मुंह देखना पड़ा है। पोलैंड की 21 वर्षीय श्वांतेक को रूस की 23 वर्षीय एलिना रिबिकिना के हाथों हार का सामना करना पड़ा। करीब 1.5 घंटे तक चले मुकाबले में एलिना ने श्वांतेक को 6-4, 6-4 के अंतर से शिकस्त दी। ऑस्ट्रेलियन ओपन में सानिया मिर्जा और रोहन बोपन्ना की भारतीय जोड़ी ने अपने अभियान की शुरुआत जीत के साथ की है। प्रतियोगिता के पहले दौर में सानिया मिर्जा और रोहन बोपन्ना की जोड़ी ने ऑस्ट्रेलिया की जेमी फॉर्लिस और ल्यूक सेविल को 7-5, 6-3 के अंतर से हराकर दूसरे दौर में जगह बना ली है। वहीं पुरुष युगल के पहले दौर के मुकाबले में भारत के एन श्रीराम बालाजी और जीवन नेदून चिझियान ने जीत हासिल करते हुए अगले दौर में जगह बना ली। भारतीय जोड़ी ने 5वीं वरीयता प्राप्त इवान डोडिक और ऑस्टिन क्रॉजिसिक को 7-6, 2-6, 6-4 के अंतर से हराकर अगले दौर में प्रवेश किया। सानिया मिर्जा और उनकी जोड़ीदार एना डेनिलिना महिला युगल स्पर्धा के दूसरे दौर में हारकर ऑस्ट्रेलियन ओपन से बाहर हो गई हैं। भारत और कजाकिस्तान की जोड़ी को बेल्जियम की एलिसन वॉन और यूक्रेन की एनहेलिना कलिनिना ने 4-6, 6-4, 2-6 से हराया। महिला युगल में भले ही सानिया मिर्जा हारकर बाहर हो गई हों, लेकिन मिश्रित युगल में उम्मीदें बची हुई हैं। सानिया और रोहन बोपन्ना की जोड़ी मिश्रित युगल स्पर्धा के दूसरे दौर में पहुंच गई हैं। इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।